नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। वैसे तो हमेशा मेहमान हमारे इस शो में आते रहते हैं, लेकिन आज बेहद खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं और साथ ही विधायक भी हैं। जी, हम बात कर रहे हैं सिविल लाइंस विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा की। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोपाल जी, आपके वैसे तो अलग अलग रूप कई देखे हैं हमने, लेकिन आज मैं जिस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ वो है मेरी मुलाकातें। 10 से ज्यादा किताबें आपकी वैसे भी आ चुकी हैं अलग अलग विषयों पर, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जिनसे आपने अब तक के अपने सफर में मुलाकात की, उस पर एक किताब आनी चाहिए उनकी शख्सियत को बयां करते हुए? ये विचार क्यों आया, कैसे आया? इसका बड़ा कारण तो ये था कि ये अपने अपने क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां थी, और दूसरा ये था कि समय को दर्ज कर लिया जाए तो भविष्य के अंदर गवाह होने का काम करता है। यानी अपने एक्सपीरियंस को दूसरों से भी साझा करना एक ये विचार था। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जिस तरह से पिछले एक दशक की हम बात कर ले, उनका नेतृत्व रहा है और एक बहुत ही बड़ा बदलाव देश में देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। किस तरह से आपकी मुलाकात रही है और आज उन्हें आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मेरे को ध्यान आता है कि 2012 में सबसे पहले इसी मंच से ये बात हुई थी कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। उस समय तक ये बात किसी के दिमाग में इस तरह से सामने नहीं आई थी और न चर्चा हुई थी। तो आदरणीय मोदी जी से 1991 के अंदर संपर्क हुआ और वो लगातार किसी न किसी रूप के अंदर चलता रहा। उनके व्यक्तित्व की जो सबसे बड़ी खासियत है, मैंने उनको जब भी देखा तो मुझे लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासन करने से पहले चले गए, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को शासन करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग देख पाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस के शासन करने का तरीका क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। तो उसका भी एक कारण विशेष ये है कि 23 जनवरी 1992 की बात है। जालंधर के पहले कुछ एकता यात्रियों को उग्रवादियों ने गोली मार दी थी, तो मैं साथ ही था। हम लोग अस्पताल गए, मोदी जी ने सबको संभाला और संभालने के बाद में जब जालंधर पहुंचे तो वहाँ के कलेक्टर ने कहा कि यहाँ सभा नहीं हो सकती, कर्फ्यू लगा हुआ है। तो मोदी जी ने कहा सभा होगी, अभी होगी। सभा हुई तुरंत, और सभा के अंदर मोदी जी ने कहा कि सभी आतंकवादी संगठन और उनके प्रमुख इस बात को सोच लें कि 26 जनवरी को सुबह 9 बजे लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाएगा। किसी ने मां का दूध पिया है तो हमको रोक कर दिखा दे। हम भारत माता के आशीर्वाद से और पूरे देश के नागरिकों के रक्षा कवच से आबद्ध होकर तिरंगा फहराने जा रहे हैं। उनका उस दिन भाषण सुनकर के ऐसा लगा कि जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। वो क्रम बढ़ता गया, वो मुख्यमंत्री बने, उसके पहले राष्ट्रीय महामंत्री बने। तो ये महसूस हुआ कि यह व्यक्ति है, यह विश्व स्तर का व्यक्ति है और प्रभु की विशेष कृपा है, ये कुछ करने के लिए आए हैं। और क्योंकि पीएम मोदी के साथ साथ जब हम मेरी मुलाकातें देखते हैं और उसे पढ़ते हैं तो 40 से अधिक शख्सियत है जिनसे आपकी मुलाकात हुई और उसका जिक्र आपने इस किताब में किया है। अब अगर पीएम मोदी के अलावा हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको जो तो आदर्श पीएम मोदी के भी हैं, हम बात कर ले मोहन भागवत की, लाल कृष्ण आडवाणी, ये मुलाकात से आपको क्या लगता है कि इस सफ़र में इन सभी से मुलाकात में भी कई चीज़ें आप सीखने को मिलती है, कई आगे बढ़ने के लिए भी कई रास्ते मिलते हैं? कितनी अहमियत इन सभी की रही? मोदी जी ऊर्जा का प्रतीक है और अटल जी खुशी का प्रतीक थे। वो जब चलते थे, जब देखते थे, जब किसी से बात करते थे तो सामने वाला खुश हो जाता था। जैसे ऋषि मुनियों का कोई व्यक्तित्व हो, उसके प्रतीक अटल जी थे
और वीरता का, शौर्य का, साहस का कोई प्रतीक हो तो वो मोदी जी हैं। बिल्कुल। और मोहन भागवत पर भी जरूर मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी राजस्थान की ही बात कर लें, आरएसएस जिस तरह से शताब्दी वर्ष भी मना रहा है और राजस्थान से एक विशेष लगाव देखने को मिलता है जब लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, और मार्च में भी वो जैसलमेर आने वाले हैं। तो उनकी शख्सियत कैसी है, क्योंकि आरएसएस आज जितना मजबूत है। आदरणीय भागवत जी एक दूरदृष्टा महायोगी की तरह से हैं। मुझे 2 बार उनके साथ मंच पर बैठने की भी कृपा मिली। एक बार वे यहाँ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 30 वर्षों तक प्रांत कार्यवाह रहे दादा भाई गिरिराज जी के 75वें जन्मोत्सव के ऊपर आए थे। उस कार्यक्रम का मैं संयोजक था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे को साथ रहना था। और दूसरा मौका था, मेरी एक पुस्तक जो संघ के बहुत ही समर्पित प्रचारक, हालांकि सभी समर्पित हैं, लेकिन उनको विशेष रूप से उल्लेखनीय माना गया, माननीय सोहन सिंह जी, उन पर पुस्तक लिखी थी, संस्मरण एकत्रित किए थे, उसका लोकार्पण उन्होंने दिल्ली में किया था। तो सबसे अद्भुत जो बात मेरे को लगी वो ये लगी कि वो अल्पाहार करने के लिए बैठे पुस्तक के लोकार्पण के बाद में। उनके पास में एक हर्षवर्धन जी, उस समय केंद्रीय चिकित्सा मंत्री थे, वो थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय कार्यवाह बजरंग लाल जी गुप्ता थे, क्षेत्रीय संघ चालक, और 1-2 वरिष्ठ लोग थे। श्रद्धेय भागवत जी ने कहा कि गोपाल जी को बुलाओ। तो मैं गया तो एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए थे, वो कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन जब मैं गया तो वो खड़े हो गए और मैं उनके साथ अल्पाहार ले रहा था। तो उन्होंने न केवल एक एक बात के लिए पूछा, उससे ज़्यादा प्रभावित जिस बात ने किया कि जब आदरणीय भागवत जी उस कार्यक्रम से हिंदी भवन से प्रस्थान करने लगे तो कार में बैठ करके वो गेट के, जो बड़े गेट से बाहर निकलना था, वहाँ से उनकी गाड़ी गुजर रही थी। मैं सामान्यतया थोड़ा दूर रहता हूँ, तो मैं कोने में खड़ा था, देख रहा था जी। तो उन्होंने नज़र गड़ा करके, सब तरफ नज़र देख करके, मेरे को देख करके यह आश्वस्त किया कि नहीं, सब ठीक था। तो यह ध्यान आना, ये अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। जैसे मैंने संघ के ही परम पूज्य सरसंघ चालक जी के पद पर रहे माननीय बाला साहब का इसमें जिक्र किया है। मैं उस समय बहुत छोटा था, 18-19 साल का था, उनकी प्रबंध व्यवस्था में था, यानी मुझे ध्यान रखना था उनकी चीज़ों का। लेकिन वो इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, उनको लगा इसको कुछ आता उता नहीं है, काम वाम किया हुआ नहीं है। उन्होंने बगल में बैठा लिया, बोले देखो ऐसे होता है। तो इस तरह की जो चीज़ है, जैसे चौधरी चरण सिंह जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी देश के माने हुए किसान नेता हुए। एक बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी और चौधरी साहब ने मिलकर के लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया, एक संयोजक थे, एक अध्यक्ष थे। तो चौधरी साहब से 4-5 बार मिलने का मौका मिला। तो वो इतने बड़े हो चुके थे, इतने बड़े थे, आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति और देश का गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, वो पतली सी दरी बिछा करके और कमरों के बीच में बैठते थे, और कमरों के बीच में बैठ करके सामने वाले को भी वहीं बैठा लेते थे। साधारण कपड़े इतने कि कुर्ते को, बाहों को ऊपर चढ़ाते जाते थे और बात करते जाते थे। चाय लाने का जो काम है उनकी धर्मपत्नी करती थी, गायत्री देवी जी। तो यह जो हमारे देश का भाव है, जैसे चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुए, जयपुर की बात है, मैंने कहा कि मेरे को आपका बहुत लंबा इंटरव्यू करना है। तो उन्होंने कहा क्या राजनीति में आने का इरादा है? तो कितनी सहजता, कितना मतलब आपस के अंदर प्रेम,
यहाँ पर अपने जयपुर के अंदर सूचना केंद्र में कार्यक्रम हो रहा था। अडवाणी जी हवाला जैन डायरी के कारण इस्तीफा दे चुके थे कि जब तक साबित नहीं होगा मैं सांसद नहीं रहूंगा। चंद्रशेखर जी का पार्टी से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने सूचना केंद्र के अंदर कहा, अपने पत्रकारों का ही कार्यक्रम था, कानमल जी ढड्डा की स्मृति में व्याख्यान माला थी, उन्होंने कहा कि अडवाणी जी जैसे के ऊपर कोई आरोप लगाए और उसके लिए हम सोचें और चिंता करें तो फिर ईमानदारी कहाँ रहेगी। बोले अडवाणी जी पर सवाल खड़े करना। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए आप एक एक मुलाकात के और बहुत चंद बातें बता रहे हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। और 40 से ज़्यादा पर्सनालिटीज जिनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, लेकिन गोपाल जी एक सवाल मेरा और रहेगा इससे इतर। एक मैं जिक्र करना चाहता हूं, उग्रवाद के भारत में सबसे बड़े प्रतीक रहे जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बारे में। हम लोग जर्नैल सिंह भिंडरावाले से मिलने गए थे और हम लोगों ने उनके सामने यह विषय रखा था कि राष्ट्र की मजबूती रहेगी तभी सबका महत्व है। एक अवसर ऐसा आया था कि उनके लोगों ने स्टेनगनें तान ली थी, लेकिन किसी तरह से हम लोग वहाँ से आए। उसके 1.5 महीने बाद वो मारे गए। तो वह जो दौर था वो ऐसा था जब वो धमकी देते थे कि 4 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच करके कब्जा कर सकता हूँ। तो वो एक रोमांचक मुलाकात थी, इसलिए मैंने जिक्र अब क्योंकि देखिए ये मुलाकातों, लेकिन अभी की अगर एक भूमिका की बात करो, मेरा एक सवाल इसलिए भी कि बजट सत्र चल रहा है गोपाल जी, और कई मुद्दे आते हैं और कई बार हंगामे की भेंट चढ़ते हैं। हमने सब देखा कार्रवाई किस तरह चल रही है, लेकिन आपकी जिस तरह से पर्सनैलिटी है, आपको कभी किसी ने गुस्से में नहीं देखा। आप हमेशा मुस्कुराते हुए, कोई कितना भी बोले वैसा जवाब देते। लेकिन बजट सत्र में इस बार ऐसा क्यों हुआ कि गोपाल शर्मा अपना आपा खो बैठे? हालांकि ऐसा भी पहली बार हुआ है कि किसी विधायक ने ऐसा रिएक्शन दिया हो और उसके बाद वो खुद ही खेद भी व्यक्त करने सामने आया हो। देखिए, उस वक्त की स्थिति क्या हो गई थी? शब्दों में कहें जी, तो वो घटनाक्रम 2 हिस्सों में था जी। एक हिस्से में था मेरा खड़े होकर के लगाए गए घिनौने आरोप का विरोध करना। मैंने जो क्षमा मांगी इसके लिए मांगी कि मेरे को माननीय अध्यक्ष की अनुमति के खिलाफ खड़े नहीं होना चाहिए था जब तक उन्होंने अनुमति नहीं दी। दूसरी घटना ये थी कि जब हाउस स्थगित हो गया तो मेरे मन में आया कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया, हम लोग तो कितना प्रेम करते हैं आपस में, लोकतंत्र चलेगा कैसे, तो मैं उनको कहने के लिए गया कि आपको हो क्या गया था, आपकी नैतिकता को क्या हो गया था। वो मेरे को दिखे नहीं तो मैं वापस लौट रहा था। सीसीटीवी कैमरे देखे जाए, मेरी आईज किसी से टकराई ही नहीं है, मेरे को किससे मतलब ही नहीं था, मेरे को केवल उनसे मतलब था। आज उनको वही बात मैंने कही दोपहर सुबह 11 बजे, तो उन्हें हाथ मिलाया और कहा मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा है। तो विषय ये था, आपा हम कब खो बैठते हैं? अगर हमारे माता पिता हॉस्पिटल के अंदर आखिरी सांस गिन रहे हैं और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए नहीं आए, हमारी क्या भूमिका होगी, है ना? मैं विधानसभा के अंदर बैठा हूं, कोई भारत माता को गाली दे, मैं उस समय अगर सहन करता हूं तो मैं भारतीय नहीं हूं। हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी संस्कृति है। गौ माता, गायत्री माता, गीता माता, धरती माता, ये सब हमारे लिए माँ की तरह से है। और कोई उनको लेकर के लांछित करे तो क्या हम उसको सहन करें? और अगर हम सहन करते हैं तो हम फिर स्वाभाविक नहीं हैं। अगर बुखार आएगी तो थर्मामीटर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, अगर टीबी होगी तो खांसी आएगी। एक चीज और दूसरी नहीं हो, यह संभव नहीं है। अगर हम मनुष्य हैं तो हम घर के अंदर किसी कोने में आग लग गई और मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ूं, आग लग रही है तुम्हारे कमरे में, संभालने की जरूरत है। उस समय हमको चिल्ला के कहना पड़ेगा कि आग लग गई है। चोर अगर घर में घुसता है तो व्यक्ति चाहे कोई मोहल्ले का मदद करने नहीं आए, लेकिन वो चिल्ला के कहता है चोर चोर, यानी जिसके अंदर भी मानवीयता है वो बचा ले। वही भाव मेरे थे, मेरी भारतीयता, मेरा हिंदुत्व उस समय जागृत था। और मैं एक उन विचारों का पला हुआ हूं जो देश के लिए जान देने को मैं सबसे बड़ा धर्म समझता हूं।
तो उस समय तो और ज्यादा उग्र होना पड़ेगा अगर ऐसी बात आएगी तो। और पहले भी जनता के लिए मैं उग्र हो चुका हूं, लोग जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया गोपाल जी, क्योंकि मुद्दे इतने होते हैं, बातें इतनी होती हैं, और खासतौर से जब मेरी मुलाकातों की बात करें तो वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स रहे हैं जो हम लोग ने शायद कभी देखे नहीं, सुने नहीं, लेकिन ये आपका अच्छा निर्णय था कि जो आपकी स्मृति में है उसे आपने एक किताब में शब्दों के जरिए पिरो दिया। बहुत शुक्रिया हमारे शो को आपने जिस तरह से जी बात की है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे यहाँ की सर्वश्रेष्ठ एंकर हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।